वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब ये जो आगे का टॉपिक है, तो इसमें प्रारंभिक वैदिक समाज किस प्रकार का था और उसमें जो धर्म था, धर्म की क्या स्थिति थी, धर्म को लेकर के क्या विचार थे, क्या कर्मकांड थे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस जो इग्नू की पाठ्य पुस्तक है इसके अनुसार। तो प्रारंभिक वैदिक समाज जो था वो कबीलाई समाज ही था, और यहाँ पर जो जाति और पारिवारिक संबंधों पर आधारित था। ये जो समाज जो था उसमें जाति और जो पारिवारिक संबंध थे उस पर आधारित था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात यह है कि जो समाज था वह कास्ट सिस्टम पे आधारित नहीं था, विभाजित नहीं था। मतलब जो हम भारत में जो कास्ट सिस्टम देखते हैं उस रूप में यह आधारित नहीं था। तो जातियों में बटा हुआ समाज नहीं था, और यहाँ पे जो समाज था वह जातियों में ना बट करके बल्कि व्यवसायिक गुटों में बटा हुआ था। जैसे कि गांव के मुखिया हो गए, पुरोहित हो गए, या कोई कारीगर हो गए, ठीक है। तो इस तरह के जो काम, जो व्यवसायिक गुट थे, उसमें यह समाज बटा हुआ था। और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ती गई। इसके अलावा जो ऋग्वेद है उसमें कबीलों का उल्लेख हुआ है कि आपस में कई कबीले जो है युद्ध किया करते थे, लड़ा करते थे। और जैसे कि एक 10 राज युद्ध का वर्णन हुआ है ऋग्वेद में, तो इससे हमें इस संबंध पता चलता है कि आपस में जो कबीले हैं उसमें पारस्परिक संघर्ष और युद्ध वगैरह होते थे। कई कबीलों के नाम से हमें पता चलता है कि कुछ जो कबीले थे उनको, कबीलों को भी अपने एक विशेष नाम होता था, ठीक है। यानी कि वे एक जाति को डिनोट करते थे, मतलब वो एक दल को डिनोट करते थे। इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि भरत हो गए, पुरु, यदु, द्रह्यु, अनु और तुर्वासु। और ये कबीलों के युद्ध, जैसे कि पहले ऐसा लगता था कि जैसे कि या तो जानवरों के कोई अपहरण करके या पशुओं की चोरी करके ले जाते थे, तो इस वजह से जो है आपसी कलह संघर्ष होता था। इसके अलावा जो मुखिया जो है कबीले के, उसको राजा कहा जाता था, और उन्हें गोपति भी कहा जाता था। जो कबीले के जो मुखिया होते थे उन्हें गोपति कहा जाता था। इसके अलावा जो कबीले में जो युद्ध होते थे और उसका जो नेतृत्व करता था, ठीक है, तो जो राजा होते थे गोपति, वह कबीले में जो कबीलों की तरफ से जो युद्ध होते थे तो उसमें उस युद्ध का नेतृत्व करता था, इसलिए उन्हें रक्षक भी कहा जाता था। और वैसे भी गोपति को रक्षा करने वाला कहा जाता है। इसके अलावा जो ये पद जो है व्यवसायिक पद, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यह पद जो है व्यवसायिक पद, ये पैतृक नहीं था। यानी कि इस तरह से नहीं था कि जो पुरोहित है उसका बेटा ही पुरोहित बनेगा, या जो मुखिया है उसका बेटा ही मुखिया बनेगा। इस तरह का कोई जो पैतृक, मतलब कि जो एक के बाद एक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज़ जो है उस ट्रांसफ़र हो जाती है, इस तरह की जो चीज़ें बाद के समाज में देखने को मिली है वो पहले नहीं थी। यानी कि अगर मैं साधारण सीधे शब्दों में बोलूं तो सोनार का बेटा सोनार नहीं होगा, लोहार का बेटा लोहार नहीं होगा। लोहार का बेटा भी सोनार हो सकता है, और अगर सोनार के बेटे में उतनी जो बारीकियां नहीं है सोने बनाने की, तो वो लोहा ही पीटेगा। तो इस तरह से था।
तो यहाँ पे जो जन है, वो जन का जो चुनाव होता था, यानी कि जो सदस्यों में से ही चुनाव होता था युद्ध के लिए, और या तो फिर राजा जिसे बोला जाता है, तो यहाँ पे राजा का चुनाव होता था, योद्धाओं का चुनाव होता था, ठीक है, जिन्हें राजन्य बोला जाता था, योद्धा को राजन्य कहा जाता था। और विश्व एक ग्राम में रहते थे, और जो कुल यानी कि परिवार जिसे बोलते हैं या कुल, ठीक है, वो समाज की पहली इकाई होती थी, और उसका जो सबसे बड़ा पुरुष होता था वह उस परिवार का मुखिया होता था, जो कि उस परिवार की रक्षा करता था। इसके अलावा मैंने यह भी बताया जो पितृसत्तात्मक सत्ता थी, यानी जो समाज था वह पितृसत्तात्मक थी, यानी ऊपर जो मैंने बताया जो पैतृक चीज़ है वह अलग है। पैतृक का मतलब जो पिता का जो व्यवसाय है, बेटे को भी वही व्यवसाय मिल गया। और यहाँ पे पितृसत्तात्मक का मतलब है कि जो मुखिया वगैरह जो होते थे वो पुरुष ही होते थे, यानी जो सत्ता थी वह पुरुषों की थी, स्त्रियों की नहीं थी। हालांकि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, स्त्रियों को काफ़ी महत्व दिया जाता था, पढ़ी लिखी होती थी, उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था, और वे शादी भी देर से कर सकती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो, और वे शिक्षित होती थी, सभाओं में भाग लेती थी स्त्रियां, लेकिन जो समाज था उसमें जो कंट्रोल, जो सत्ता हुआ करती थी वो पुरुषों की हुआ करती थी। इसके अलावा हमें जो ऋग्वेद है उसमें कई श्लोकों में हमें ये दास और दस्यु का वर्णन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो जिन्होंने ये रचना किया था वो स्वयं को मानव समुदायों में अलग रखते थे, और दास दस्यु को वो अलग रखते थे। दास शब्द का जो इसमें ऋग्वेद में जो बताया गया है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है। और इसमें जो दासों को, अब इस इग्नू के हिसाब से जो बुक है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं कि जो दासों को काला, मोटे होठों वाला, चपटी नाक वाला, लिंग पूजक और अशिष्ट भाषा वाला कहकर वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में उन्हें अनुष्ठानों का पालन नहीं करने के लिए एक प्रजनन पंथ का अनुसरण करने के लिए धिक्कारा गया है। कि मतलब कुल मिला जुला करके ऋग्वेद कहने का अर्थ यह है कि जो ऋग्वेदों में ये जो दास और दस्यु का जो उल्लेख हुआ है उसमें हीन भावना की तरह से देखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी पता चलता है कि ये जो लोग थे ये सुरक्षित दीवारों में, मतलब दीवार बना करके, अपनी सुरक्षा के लिए दीवार बना करके उसके अंदर रहते थे। उनके पास जो पशुधन थे वो पशुधन के स्वामी थे, उनके पास जो है ये सब पशु वगैरह उनके पास रहते थे, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ग की बात हुई है इसमें, जिसे पड़िस बोला गया है, इन्हें पड़ी भी बोला जाता है, और ये भी इनके पास भी पशुधन हुआ करते थे। तो शायद ये जो बाद में जो पड़ी है ये व्यापारियों और धन संपत्ति, मतलब ये व्यापारों से जुड़ गए, तो इन्हें व्यापारी वर्ग में डाल दिया गया, और ये इनके पास धन संपत्ति और बढ़ गई, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो झगड़े और संधियाँ जो होती थी कई जातियों में, ठीक है, और जातियों में और भाषाई वर्गों के रूप में उन्हें नहीं बांटा जा सकता है। अगर मैं इसमें इस पुस्तक के हिसाब से उदाहरण दूं, जैसे कि ऋग्वेद का जो सबसे प्रमुख नेता जो है वो सुदास है। अभी तो हमने ये देखा कि जो दासों का उल्लेख किया गया है यहाँ पे उसमें हीन भावना से देखा गया है, तो शायद किसी जाति की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई परंपरा जो है या जो संस्कार जिन उनके अंदर जो मतलब आचरण थे उसके अनुसार उनको ऐसा बोला गया है, क्योंकि ये जो ऋग्वेद में जो प्रमुख नेता है उसको सुदास बोला गया। उसने 10 राजाओं की लड़ाई में भरत कुल का नेतृत्व किया था, लेकिन फिर भी इनके नाम के जो के साथ जो है दास शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि इनका कुछ दासों से संबंध था, ठीक है। तो एक ही क्षेत्र में कई समुदायों की उपस्थिति के कारण हो सकता है कि बाद में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई हो, और यह हम सभी जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था से ही जो जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई है। और ये वर्ण व्यवस्था जो थी यह पैतृक नहीं था, वर्ण व्यवस्था में भी जो है काम के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, और जो पिता का व्यवसाय है जरूरी नहीं है कि बेटा भी वही व्यवसाय करेगा, अगर उस काबिल है तो करेगा, नहीं तो नहीं। छत्री का बेटा जरूरी नहीं था कि छत्री ही हो,
वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। इस तरह की जो चीज़ें थी वो वर्ण व्यवस्था में थी। बाद में इसे जो है जाति व्यवस्था में, जब इस सिस्टम को जो है जो व्यवस्था थी उसको जब पैतृक कर दिया गया तो ये चीज़ें जो है एक फिक्स हो गया। मतलब कि जो छत्री का बेटा छत्री रहेगा, लोहार का बेटा लोहार, सोनार का बेटा सोनार, वैश्य जो है वैश्य ही रहेगा। तो ये चीज़ें जो है जाति चीज़ों में कन्वर्ट होने लगी, ठीक है। और फिर उपजातियों में भी विभाजित होती चली गई, क्योंकि इस चीज़ों को फिक्स कर दिया गया जिस समाज में। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो विभिन्न व्यावसायिक समूह हैं, जैसे कि कपड़ा बुनने वाले, लोहार, बढ़ई, चमड़े का कार्य करने वाले, रथ बनाने वाले, पुजारी आदि का वर्णन हुआ है इन ऋग्वेद में। और इसमें जो सारथी जो है उस समाज में उनका विशेष स्थान था। इसके अलावा ऋग्वेद में भिखारियों और मजदूरी पर काम करने वालों का कोई भी दृष्टांत या उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु हाँ आर्थिक समानता थी। मतलब कोई गरीब और अमीर चीज़ यहाँ पर इस समाज में उपलब्ध था। मतलब कोई काफ़ी अमीर था, कोई गरीब था। बहुत गरीब तो नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ जो है गरीब और अमीर यहाँ पे हुआ करते थे। मतलब आर्थिक असमानता थी। इसके संदर्भ हमें मिले हैं। कुछ जो है धनी लोग रथों पे चलते थे, पालतू पशुओं और गाय बैलों आदि के स्वामी होते थे, और वो भेंट में भी उपहार वगैरह जो देते थे तो उनको ये भेंट में भी यही सब चीज़ें लेन देन करते थे, ठीक है। तो ये गरीब अमीर तो भाई सदियों से चल रहा है, अभी भी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। थैंक यू वेरी मच।